हेलो स्टूडेंट्स। अगर हम किसी भी एक्सप्रेसवे और हाईवे को अगर यूज करते हैं तो हमसे एक टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब नहीं लगेगा ये टैक्स अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं 20 किलोमीटर्स तक। अगर आप 20 किलोमीटर तक किसी भी एक्सप्रेसवे और हाईवे पे अगर चलते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008 को चेंज करके इसको कम कर दिया है। और अगर आप 20 किलोमीटर्स तक ट्रेवल करते हैं तो फेयर होगा 0। जी हाँ, no highway toll up to 20 kilometer for vehicles up with GNSS system। GNSS सिस्टम ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होते हैं, जिस सिस्टम को अब हम अपने व्हीकल के अंदर लगाएंगे और जिसकी वजह से हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो एक्यूरेटली मेजर हो पाएगा और गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंगली आपसे टैक्स लेगी। मोटरिस्ट यूजिंग व्हीकल्स with a functional global navigation satellite system will be allowed to travel toll-free on the highways and expressway up to 20 किलोमीटर। अगर आप दोनों साइड अगर आप टू एंड फ्रो ट्रेवल करते हैं तो 20 किलोमीटर तक आपको कोई टैक्स नहीं होगा, और 20 किलोमीटर के बाद जितना भी आप एक्स्ट्रा उस एक्सप्रेसवे और हाईवे पे चलते हैं तो सिर्फ उतना ही टैक्स आपसे गवर्नमेंट लेगी। लेकिन इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जीएनएसएस सिस्टम को यूज किया गया है, जो कि जीपीएस सिस्टम के ऊपर ही काम करता है ऑन ईच साइड ऑफ द हाईवे एंड एक्सप्रेसवे विद इफेक्ट फ्रॉम ट्यूसडे, यानी 10 सितंबर 2024 से इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है, फर्स्ट मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, जिसने अमेंड किया है नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008, जिसमें एक प्रोविजन को ऐड कर दिया गया है जिसपे हमारा सिस्टम जीएनएसएस सिस्टम यूज किया जाएगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि जीपीएस सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। जी हां, जीपीएस सिस्टम वही सिस्टम है जिसको हम अपने मोबाइल फोन में और दूसरी जगह से यूज करते हैं। इसी सिस्टम को इसके अंदर में यूज किया जाएगा, लेकिन यह सिस्टम हमारे सिस्टम के साथ एक तरीके से ऑगमेंट किया जाएगा, यानी उसके साथ फिक्स किया जाएगा। GNSS system will provide distance based tolling where user will pay only for the stretch they have traveled on the national highway। जितना भी हमने नेशनल हाईवे पे डिस्टेंस ट्रेवल किया है बियॉन्ड 20 किलोमीटर, सिर्फ उतना ही ये डिडक्ट होगा। दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंसेस जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपका एक टैक्स करता है, लेकिन कुछ जो लोग बिल्कुल टोल टैक्स के आसपास रहते हैं और डेली एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है टू एंड फ्रो 20 किलोमीटर से कम आता है, तो उनको डेली टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं ऐसे रूट्स को फॉलो करना, तो वो दूसरे बाईपास रोड्स पे जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल जो गवर्नमेंट का टोल कलेक्शन है वो कम होता है। अगर हम टोल कलेक्शन की बात करें तो नियर अबाउट 44,000 करोड़ रुपीस हर साल गवर्नमेंट टोल प्लाजा से कमा लेती है। इससे भी अगर हम पहले की बात करें तो 44,000 करोड़ से जो आज की हमारी इनकम है, पहले के टाइम पे 200-300 करोड़ रुपए हुआ करती थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट इसको थर्ड पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया करती थी, और उस टाइम पे थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके उसका जो टैक्स कलेक्शन होता था, पूरा टैक्स कलेक्शन जो भी हुआ उसको वो नहीं देती थी और उसके कुछ अपने पास रख लेती थी, तो उसमें करप्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। और फिर गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को यूज करके आप अगर टोल प्लाजा से जहां से एंट्री करते हैं और जहां तक आप एग्जिट करते हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और फिर उसके हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाता है। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि RFID भी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि उसके बीच रोड में अगर आप एक डिस्टेंस से A से B जाना चाहते हैं और B के साइड से अगर कोई दूसरी बाईपास रोड आती है और आप फिर एंटर कर जाते हैं उस टोल प्लाजा पे, तब आपको इतना हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कितना किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है, तो उस केस में टोल कलेक्शन बहुत कम होता था। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए डायरेक्ट जीएनएसएस सिस्टम लाया गया है। जीएनएसएस सिस्टम में ऑन बोर्ड यूनिट्स होंगी,
हमको अपने व्हीकल्स के अंदर में ये यूनिट लगानी होगी। डेडिकेटेड यूनिट्स ये जो हमारे नए व्हीकल्स आएंगे उसमें एम्बेडेड ही आएंगे, यानी ऑलरेडी लगी हुई आएंगी, लेकिन जो अभी हम लगाएंगे उसमें हमें अलग से इसको सिस्टम को लगवाना पड़ेगा अदर देन RFID। RFID जो लोग यूज कर रहे हैं वो एज इट इज यूज करते रहेंगे, लेकिन GNSS सिस्टम जो यूज करना चाहते हैं उसके साथ एड ऑन कर सकते हैं। अगर आप GNSS एम्बेडेड सिस्टम अपनी गाड़ी में लगवाया हुआ है आपने, तो आप अपने डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं और उसमें आप RFID या GNSS ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। If the distance traveled is more than 20 किलोमीटर, the fees will be charged for the actual distance traveled, यानी 20 किलोमीटर के बियॉन्ड जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है सिर्फ उतने का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके लिए उन यूजर्स को जो डेली एक पर्टिकुलर रूट पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। की प्रोविजंस ऑफ द नोटिफिकेशन, इसकी अगर बात करें, दे विल यूज एक्सक्लूसिव earmarked lanes that will not have boom barrier at the toll plazas। कहने का मतलब है कि ये इसके लिए कुछ दो से या तीन कुछ फिक्स लेन फिक्स की जाएंगी जिसपे आप इन पर्टिकुलर व्हीकल्स को चला सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा RFID टोल प्लाजा पे RFID के लिए 2-3 लेन अलग से होती है, और जो आप मनी डायरेक्टली आपका लिक्विड मनी देके और जो आप पेटीएम के थ्रू करना चाहते हैं उसके लिए अलग से होती है। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे RFID के साथ साथ 2-3 लेन और भी होंगी जिसमें आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उस डिस्टेंस पे पहुंचेंगे, आपका जो मोबाइल या जो आपका जो डिवाइस है, डेडिकेटेड डिवाइस जो आपका लगा हुआ है आपके व्हीकल में, वो ऑटोमेटिकली आप वहां से पैसा डिडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जब आप उसको एग्जिट करेंगे वहां से वो पैसा उतना डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से। इससे जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है सिर्फ उतना ही आपको पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करने की कोई जरूरत नहीं है। If vehicle that are not equipped with the GNSS system enter the GNSS exclusive lane, they will have to pay the double penalty। ये रूल्स अभी भी है। अगर आप RFID यूज नहीं करते हैं और आप RFID वाली लेन में अगर एंटर कर जाते हैं, डेफिनेटली आपको डबल पे करना पड़ता है उस टोल का। लेकिन ये पे करना पड़ता है आपको एट द एंट्री टाइम। एंट्री टाइम में अगर आप एग्जिट कहां कर रहे हैं अगर उनको नहीं पता है, तब भी वो उतना ही चार्ज करते हैं जितना दूसरे लोग पे कर रहे हैं। बट इस सिस्टम के अंदर में आप देखेंगे कि पेनल्टी होगी, यानी अगर आप ये डिवाइस नहीं लगाते हैं और उस लेन में अगर आप चल रहे हैं तो आपसे डबल चार्ज किया जाएगा, डायरेक्ट आपसे मनी ले लिया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत टाइम लगता है किसी चीज को एडप्ट होने में। तो जब हमारे पास नॉर्मल सिस्टम हुआ करते थे और RFID वाला सिस्टम आया, तो RFID सिस्टम को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया और RFID के अंदर में बोला गया कि अगर आपके पास RFID है तो ठीक है, और अगर नहीं भी है तो सिर्फ आप डायरेक्टली मनी दे सकते हैं उसके अगर आप टोल प्लाजा में एंटर करते हैं तो। इट इज बेसिकली बेनिफिट द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलर, जो डेली छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जिनको ज्यादा अमाउंट देना पड़ता था डेली, आज हम उसको बोल सकते हैं कि उनको कुछ भी अमाउंट 20 किलोमीटर तक नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये कौन से सिस्टम पे वर्क करता है। दिस इज GNSS सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगर हम पूरे दुनिया की या वर्ल्ड की हम बात करें तो पूरे दुनिया में 6 मेन GNSS सिस्टम है आज तक। पहला है हमारा बाइडू, दैट इज चाइना, जिसने चाइना ने उसको लॉन्च किया है। दूसरा है हमारा ग्लोनास, वो हमारा रशिया का है। तीसरा है हमारा जो यूएसए का है, दैट इज GPS। फोर्थ है हमारा इंडिया का खुद का नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। फिफ्थ है हमारा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने लॉन्च किया था और यूरोपियन कंट्रीज उसको यूज करती हैं, दैट इज गैलीलियो। और सिक्स्थ है हमारा जो अभी जापान के पास है, जेनिथ। इसमें सिंपली जो भी व्हीकल होगा वहां से सिग्नल डायरेक्टली सैटेलाइट्स तक पहुंचेंगे, और सैटेलाइट तक सिग्नल पहुंचने के बाद जहां पर आप एग्जिट करेंगे वहां टोटल डिस्टेंस मेजर करके ये डिवाइस आपको दे देगा, और उसी के हिसाब से आपका मनी डिडक्ट हो जाएगा। तो GNSS सिस्टम, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रेफर्स टू ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। अगर हम सैटेलाइट्स के कॉन्स्टिलेशन की बात करें तो इसमें टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं जिसको हमने GEO ऑर्बिट आप जानते होंगे,
अर्थ सरफेस से अगर हम देखें 36,000 किलोमीटर पे, अर्थ सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर पे एक इमेजिनरी ऑर्बिट है, जिसमें अगर हम सैटेलाइट को डालते हैं तो हमारे अर्थ के हिसाब से वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। अगर वो सैटेलाइट पूरा एक रेवोल्यूशन 24 आवर में करेगा तो हमारा अर्थ भी उतना ही रोटेशन यानी 24 आवर में एक रोटेशन करता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जियो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनाइज्ड। ओके, तो जियो सिंक्रोनाइज 7 जियो सिंक्रोनाइज आपके सैटेलाइट्स होंगे जो कि लगभग 36,000 किलोमीटर हाइट पे लॉन्च किए जा चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, और उसके बेस्ड पे इसको हम कनेक्ट करेंगे। So GNSS system refers to a constellation of satellites providing signal from space that transmit positioning and timing. This is simply known as PNT system, position and timing. आप किस टाइम पे कहां पे हैं? Data to the GNSS receiver. The receiver then use this data to determine the location. और अगर आपको एक बार लोकेशन का पता चल गया तो डेफिनेटली हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस के हिसाब से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। The performance of the GNSS system is assessed using 4 criteria. इसकी परफॉर्मेंस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हम इसके थ्रू नियर अबाउट 5 to 10 मीटर एक्यूरेसी तक डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर आप किसी लोकेशन पे है तो 5 to 10 मीटर की मैक्सिमम आपकी डिफ्लेक्शन होगी और आपका एग्जैक्ट नियर अबाउट आपको लोकेशन पता चल जाएगा। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। द डिफरेंस बिटवीन अ रिसीवर मेजर्ड एंड रियल पोजीशन ऑफ स्पीड एंड टाइम, ये भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस सिस्टम को हम यूज करके कोई कार अगर एक्स्ट्रा कोई बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, ओवर स्पीडिंग चल रही है, तो ओवर स्पीडिंग को भी पता किया जा सकता है, और उसी के थ्रू हमारा जो मनी होगा आपके अकाउंट से, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि एक फीस होगी या फिर एक चालान होगा, तो वो चालान आपकी गाड़ी चलते चलते ही आपका डिडक्ट हो सकता है अगर हम जीएनएसएस सिस्टम बेस्ड काम करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रिटी, अ सिस्टम कैपेसिटी टू प्रोवाइड अ थ्रेशोल्ड of confidence and in the event and anomaly in the positioning data and alarm. ओके, यानी एक तरीके से इंटीग्रिटी की भी एक भावना है, और इसमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा खुद का एक सिस्टम है, और डेफिनेटली आपको एक एज अ सिटीजन आपको एक भरोसा दिलाता है कि जितना आप ट्रेवल कर रहे हैं सिर्फ आपसे उतना ही लिया जा रहा है, इसमें कोई पार्शियलिटी या किसी भी तरह का आपका अलग चीजें नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्टिन्यूटी, ए सिस्टम एबिलिटी टू फंक्शन विदाउट इंटरप्शन, क्योंकि जनरली हमारे आरएफआईडी सिस्टम या दूसरे सिस्टम्स में क्या होता है, इंटरफेरेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट ये सिस्टम डायरेक्टली सैटेलाइट से लिंक है, इस वजह से इसमें इंटरफेरेंस होने के चांसेस बहुत ही कम है। अवेबिलिटी, डेफिनेटली ये सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे है, तो अवेबिलिटी ये एक टाइम में हमारे अर्थ के 1/3 ग्लोब को कवर कर सकता है। तो इमेजिन कीजिए इंडिया और इंडिया के आसपास की कम से कम 30 से 40 कंट्रीज को ये कवर कर सकता है एट अ टाइम। तो इसके अंदर में अवेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ टाइम एंड सिग्नल फुलफिल द अबव एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूटी क्राइटेरिया। तो एक्यूरेसी है इसमें, इंटीग्रिटी है इसमें, कंटिन्यूटी है इसमें, और अवेबिलिटी है, हम इसको हर जगह पे यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि फास्टैग क्या चीज होती है। फास्टैग का फुल फॉर्म है फास्ट टैगिंग। टैगिंग का मतलब है उसको लोकेट कराना, और फास्टैग एक सिस्टम पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जब भी आप टोल प्लाजा पे एंटर करेंगे तो ये उस पे पास में लगे हुए टोल प्लाजा और आपकी कार में लगे हुए आरएफआईडी के अंदर बीच में कांटेक्ट होगा। वो ये बताएगा कि यस ये पर्सन इस टाइम पे यहां पे है, और जब आप एग्जिट करेंगे तो उस टाइम पे जो एग्जिट वाला टोल प्लाजा है वहां पे भी आपका वो आरएफआईडी आपके मोबाइल के या फिर आपके कार के आरएफआईडी से कांटेक्ट करेगा और ये बताएगा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है कि इन बिटवीन आप कहां पे है वो आपको नहीं पता चलता है, कहां पे आप एंटर किया और कहां पे एग्जिट किया, सिर्फ यही आप पता लगा सकते हैं। लेकिन जीएनएसएस सिस्टम में इसका थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप जहां से स्टार्ट किया और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो भी पाथ फॉलो किया, हम उस एग्जैक्ट पाथ को भी बता सकते हैं, आपकी वेलोसिटी को भी बता सकते हैं, आपकी डायरेक्शन को भी बता सकते हैं। फास्टैग इज एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में मैंडेटरी कर दिया था। It is operated by National Highway Authority of India. The device employ RFID, Radio Frequency Identification Device technology
for the payment directly from the prepaid or saving account. It is affixed to the windscreen. जनरली इसको किसी विंड स्क्रीन पे या किसी बॉडी पे लगा दिया जाता है और वहां से वो अपने RFID टोल प्लाजा के साथ कनेक्ट करके वहां से पैसा डिडक्ट कर देता है. सो द व्हीकल कैन ड्राइव थ्रू प्लाजाज विदाउट स्टॉपिंग. ये जनरली इसलिए किया गया था ताकि हमारा जो टोल प्लाजाज के ऊपर या फिर रोड के ऊपर जो ट्रैफिक होता है उसको हम कम कर सके. सो हेयर यू नीड नॉट टू मींस स्टॉप योर व्हीकल. अपने व्हीकल को बिना रोके आप सीधा यहां से पास ऑन हो सकते हैं, जिससे हमारा ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है. एंड इट इज वैलिड फॉर 5 ईयर एंड कैन बी रिचार्ज एज वेन रिक्वायर्ड. तभी जब भी आपको रिक्वायर्ड है 5 साल के बाद आप उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं. और प्लस में जब भी आपको 5 साल की इसकी अवधि है और जब इसका एक्सपायरी हो जाएगा उसके बाद आप इसको रीन्यू भी करा सकते हैं. और इसके अंदर में आपको पहले मनी डालना पड़ता है और उसके हिसाब से आपका पैसा डिडक्ट होता रहता है. ओके, व्हाई डिड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम? ओके, इसका जो रीजन है वो बिल्कुल साफ है. इसके पीछे गवर्नमेंट चाहती है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूव इज टू रिड्यूस द कंजेशन. हम कंजेशन को जो हाईवे पे, इतने हाईवे पे बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड को मेंटेन करना जरूरी है, अदरवाइज जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा टाइम ले जाता है. इसलिए कम टाइम लगे, इसी वजह से हम हाईवे टोल प्लाजा पे इसको लगा के कंजेशन को रोकना चाहते हैं एंड चार्ज द टोल ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. इसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि जो अभी तक फास्टैग के थ्रू हमारा जो टोटल इनकम होता है नियर अबाउट 44,000 करोड़, वो इसी के थ्रू 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा. डेफिनेटली गवर्नमेंट के एक्सचेकर में ज्यादा अमाउंट आएगा तो गवर्नमेंट इस काम को डेवलपमेंट में भी, इस मनी को डेवलपमेंट में भी लगा पाएगी. This will facilitate smooth movement of the vehicle along the national highways. National highways पे ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम आजकल बहुत आम हो गई है. मेनली जब टोल प्लाजा पे RFID या दूसरे टैक्सेस लिए जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वो हमारा नहीं होगा. यूजर विल पे ओनली द स्ट्रेच दे हैव ट्रेवल्ड ऑन ए नेशनल हाईवे. यानी सिर्फ उतना ट्रेवल करना है जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपको पूरे हाईवे का टैक्स नहीं पे करना है. तो 20 किलोमीटर बियॉन्ड जितना भी आप जाएंगे सिर्फ आपको उतना ही ट्रेवल करना है. डेली यूजर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. द GNSS बेस्ड कलेक्शन विल रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट टोल कलेक्शन एज इट हेल्प इन प्लग लीकेज एंड चेक टोल एविडेंस. ओके, इसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो हमारा जितना भी पहले के टाइम पे जो टैक्स कलेक्शन होता था, अब उसका कितना कलेक्ट हुआ इसका पूरा एस्टिमेट लगाना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया था. अब क्या है, डायरेक्टली आप ऑनलाइन पैसा आपका डिडक्ट होगा तो गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट डेटा होगा और रियल टाइम डेटा होगा कि दैट हाउ मच मनी वी हैव कलेक्टेड टिल नाउ. और फ्यूचर में एक एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें पता चल सकती है कि ईयर एंड तक हमारा लगभग कितना पैसा इसके थ्रू कलेक्ट हो जाएगा. जितना ज्यादा पैसा कलेक्ट होगा डेफिनेटली उसको हम उतना ज्यादा डेवलपमेंट, रोड की डेवलपमेंट, ब्रिजेस की डेवलपमेंट में लगा सकते हैं. ओके, किन किन कंट्रीज के पास आज तक का सबसे मतलब जो GNSS सिस्टम है, किन किन कंट्रीज ने अभी तक डेवलप किया हुआ है? इन कंट्रीज की बात करें तो GPS सिस्टम जो कि USA ने लॉन्च किया था, जिसका फर्स्ट सैटेलाइट 1978 में लॉन्च किया गया और आज तक हम GPS सिस्टम को यूज कर रहे हैं. ग्लोनास सिस्टम जैसे कि मैंने बताया रशिया का है, 1982 में इन्होंने लॉन्च किया था, अभी भी आज ये अवेलेबल है. बाइडू सिस्टम चाइना का है, बट मेन प्रॉब्लम चाइना के साथ है कि चाइना कभी भी अपने जो GNSS सिस्टम है उसको शेयर नहीं करना चाहता है. दिस इज प्रेजेंटली दिस इज रीजनल. तो ये इट इज एबल टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द एंटायर ग्लोब बट दे आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग. यानी कैपेसिटी होने के बाद भी, क्योंकि ये सेल्फ रिलायंट होना चाहता है, प्लस में अपनी चीजों को कभी भी लीकेज नहीं कराना चाहता है, जिसकी वजह से चाइना के हमेशा ये नेचर रहा है कि वो कोई भी चीज ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता अनटिल अनलेस उससे कोई इकोनॉमिक पॉइंट ना जुड़ा हो. तो चाइना एक्चुअली में GNSS सिस्टम है, बट प्रैक्टिकल अगर इसको देखा जाए तो ये एक रीजनल सिस्टम है जो सिर्फ चाइना में चल सकता है. देन वी हैव गैलीलियो जो कि यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया था 2011 के अंदर में, और यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज है वो सब इसको यूज करती हैं. नेक्स्ट है क्वासी जेनिथ. क्वासी जेनिथ जापान ने यूज किया था और जापान यूज करता है और 2010 में इसको यूज किया, पहली बार लॉन्च किया था और आज तक अभी इस सर्विस को यूज कर रहे हैं. और
लास्ट है हमारा IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो इंडिया ने इसको, जिसको हम कभी कभी देसी जीपीएस के नाम से भी जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा यकीन है कि एक दिन ऐसा होगा जो हम जीपीएस सिस्टम जो यूएसए का है उसको हम रिप्लेस कर देंगे अपने इस सिस्टम से, इसलिए इसको कभी कभी देसी जीपीएस के नाम से भी बुलाया जाता है। तो IRNSS को हम 2013 में लॉन्च कर चुके हैं। अभी तक हम इसमें बहुत ज्यादा सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। एट प्रेजेंट तो GNSS सिस्टम टोल प्लाजा में यूज किया जाएगा, उसके अंदर में जीपीएस की सर्विस यूज की जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद 2-3 साल बाद हम अपने ही लॉन्च किए हुए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट इज नाविक और IRNSS, इसको हम यूज करेंगे। इसको यूज करने का एक पर्पज ये भी होगा कि इससे हमारी सॉवरेनिटी हमारी मेंटेन रहेगी, इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी और हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते होंगे 1998 में और 1999 में, स्पेशली जब आप इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होने वाला था, तो उससे पहले इंडिया ने यूएसए से ऐसी सर्विसेज मांगी थी जिससे हमें पता चल जाए कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो किस साइड से एंटर कर रही है। बट यूएसए ने ये डिनाई कर दिया। यूएसए ने बोला कि हम किसी भी कंट्री को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जब इंडिया को रियलाइज हुआ कि यस, हमें अपना खुद का सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए, और इसी वजह से हमने जीपीएस के ही जैसा अपना सिस्टम IRNSS भी डेवलप कर लिया है। तो फ्यूचर में हमारे जो टोल प्लाजा होंगे इस सिस्टम पे, IRNSS सिस्टम पे काम करेंगे, बट एट प्रेजेंट हमारा सिस्टम जीपीएस से लिंक्ड होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई और डेवलपमेंट भी हुई है या फिर अभी तक पहले ये ट्रायल किया गया है या नहीं। यस, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कर्नाटका के अंदर में, बेंगलुरु के अंदर में और कुछ स्टेट्स में ऐसे पायलट प्रोजेक्ट चलाया है और उसमें वो सक्सेसफुल एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने के बाद अब इसको ये लॉन्च कर दिया गया है। तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर Nitin Gadkari announces the implementation of GNSS system based toll collection at selected national highways, terminating existing traditional toll collection methods. Okay, तो ट्रायल बेसिस पे अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और जो भी इसके अंदर में फीडबैक्स आएंगे उसके अंदर में चेंजेस लाके उसको प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। ओके, सिमिलर डेवलपमेंट्स में अगर हम और देखें तो जो अभी मैंने बताया, बेंगलुरु के अंदर में, कर्नाटका के अंदर में जो NH275 है इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा चुका है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। पानीपत हिसार हरियाणा में NH709 के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है और अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। ओके, यूपीएससी ह्यूमन ज्योग्राफी में और इकोनॉमी में इस सेक्शन को पूछता रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया जिसका डायरेक्ट रिलेशन था हमारे इस GNSS सिस्टम से। ओके, क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन नेविगेशन सिस्टम। ओके, क्वेश्चन सिंपल है। अगर आपने क्लास वो ठीक से देखा है अभी तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। आप सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल या जापान, जो अभी तक मैंने अभी आपको पिछला कंट्रीज दिखाया, तो उसके अकॉर्डिंगली बताइए किस कंट्री के पास अपना खुद का GNSS सिस्टम है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया का हमने नहीं देखा, कनाडा का नहीं है, इजराइल का नहीं है, जापान इज द करेक्ट आंसर। क्या नाम है इसका? दैट इज जेनिथ। तो जापान जेनिथ, क्वासी जेनिथ।